जय श्री राम बच्चे, जय श्री राम। फटाफट से सब लोग जुड़ जाएंगे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी दो टॉपिक लिए हैं, संधि का पार्ट 1 और 2। संधि का जो पार्ट 1 था वो मॉडरेट था, यानी मतलब इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, और उसके बाद जो मैंने लिया वो थोड़ा एडवांस था। ठीक है, अब मैं आज का जो टॉपिक है वो उपसर्ग का है। उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अगर बेसिकली एक उपसर्ग ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली एग्जाम्स जितने भी होते हैं, खासकर राजस्थान या फिर अदर स्टेट्स जो एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उसमें उपसर्ग आते ही आते हैं। उपसर्ग कोई शब्द नहीं होते, एक्चुअल में ये शब्द का एक पार्ट होते हैं, इसलिए इनको शब्दांश कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? शब्दांश कहते हैं। ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को। चंचल कुमार जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए विनोद जी आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नीतू हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। आशीष जय श्री राम बच्चे, गुड मॉर्निंग। संतोष जी, तो बेसिक उपसर्ग आपने खूब पढ़े होंगे। कहां लगते हैं भाई? मूल शब्द के ठीक पहले लगकर उस शब्द में विशिष्टता लाने, उसके अर्थ में परिवर्तन कर दें या उसका अर्थ ही बदल दें, उन्हें ऐसे शब्दांशों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या निश्चित है, 22 है। हिंदी में भी इनकी संख्या लगभग 10 से 12 है। उर्दू में भी इनकी संख्या ऐसी है, तो उर्दू में भी होते हैं ये। अंग्रेजी में इनको प्रीफिक्स कहते हैं, तो अंग्रेजी में भी होते हैं। इनका प्रयोग हर भाषा में देखने को मिलता है, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, हिंदी में। तो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए चलते हैं, आज के प्रश्नों को करते हैं और साथ साथ में इनको हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के ही क्लास के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपके समक्ष रख देता हूं, ये रहा पहला प्रश्न। चलो आंसर दीजिएगा। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, क्या है ये? मैंने क्या बताया था आपको? शब्दांश होते हैं ये शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। जैसे लिखा होगा प्रति, ये स्वतंत्र अर्थ नहीं देते, जब किसी के साथ लगते हैं भर। जैसे लिखा होगा अभी, जैसे लिखा होगा अधि, जैसे लिखा होगा बड़ा आ, जैसे लिखा होगा छोटा आ, जैसे लिखा होगा कु, जैसे लिखा होगा सु, जैसे लिखा होगा निर, जैसे लिखा होगा निस। इस प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जैसे लिखा होगा उप, जैसे लिखा होगा वी, जैसे लिखा होगा प्र केवल, और फिर लिखा होगा प्रति, परा, ठीक है, आदि। तो ये तमाम ऐसे उपसर्ग हैं मित्रों जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कभी कभी एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, एक से अधिक उपसर्गों का भी प्रयोग हो जाता है। जैसे मैंने कहा, यहां पर एक शब्द लिखा मैंने, समाचार। अब यहां देखोगे तो सम भी लगा है, धन आ भी लगा है, धन चार भी लगा है, तो इस प्रकार से बन जाता है। ठीक है, जैसे लिखा होगा व्यवहार, व्यवहार, तो यहां पर देखोगे तो वी भी है, अब भी है, और फिर हार जुड़ा हुआ है। तो हार तो हो गया मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द क्या है? हार है। और ये क्या है? नंबर 1 उपसर्ग है, ये नंबर 2 उपसर्ग है, यानी व्यवहार में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। तो ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम उपसर्ग। समझ में आया? चलिए अब हम कुछ प्रश्नों को करेंगे एग्जांपल्स के साथ, तब आप सीख पाओगे। जैसे किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है? आप जानते हैं बहुत से ऐसे शब्द हैं जो मूल शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग नहीं होते। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके मूल शब्द के पीछे कुछ शब्दांश जुड़े होते हैं जिन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, जिनको हम कल पढ़ेंगे। आज हम केवल उपसर्गों को पढ़ेंगे। तो देखना है, आप देखो ध्यान से। अचार शब्द लिखा है, चार मूल शब्द होता है, लेकिन ये अचार जो है वो एक विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द है जो कि पुर्तगाली भाषा से आया था। पुर्तगाली भाषा का शब्द है अचार, तो ये नहीं होगा, आंसर यही हो जाएगा। बाकी का आचार यानी ये व्यवहार वाला चार अलग है, आ अलग है, बी अलग है और प्र अलग है। ये सभी चार में लगे हैं, लेकिन ऊपर वाला जो शब्द है वो पूरा का पूरा अचार शब्द आता है, जो कि पिकल के लिए आता है। जैसे मुरब्बे का अचार, आमले का अचार, आम का अचार, मिर्च का अचार, है ना, लहसुन का अचार। समझ में आ गया? ठीक है, हाँ, तो अपनी खोपड़ी को खोल लो, कहते हैं ना। हाँ, रविंद्र, मनीष, सभी को समझ में आ रहा है? चलिए गजेंद्र जी, बहुत बढ़िया। चलो एक और प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना? अब देखो, अब यहां से आपको उपसर्ग आना शुरू हो गए। अब यहां से आपको उपसर्ग पूछना शुरू हो जाएगा कि भैया कौन सा उपसर्ग किससे बना है और कौन सा उपसर्ग किससे नहीं बना है। ठीक है, तो अब आपकी बारी है कि अब आप इनके सही सही आंसर दे पाए। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहां तक सभी को? सर कोर्स में उपसर्ग और प्रत्यय तो है नहीं।
मे बी मैंने जहां तक देखा है वो एडवांस पढ़वा रहे हैं, थोड़ा सा वो सोच रहे हैं कि हर चीज आ जाए, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेके चल रहे हैं कि हो सकता है ऐसा ना हो कि कहीं पूछ ले, समझ रहे हो, क्योंकि ऐसा हुआ है कि पिछली बार भी जो कोर्स में नहीं था वो पूछ लिया था, तो मे बी डर है। तो इसीलिए क्या है ना कि जो टीचर है, जो संस्थान है, चाहते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, हमारा नाम हो, तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा भी संस्थान के द्वारा प्रोवाइड करवा दें। तो मुझे ये प्रोवाइड कराया गया है, प्रॉपर तरीके से कहा गया है कि सर ये भी पढ़ा दो, ये भी बच्चों की काम का है, हो सकता है आ जाए, इसलिए प्रॉपर टॉपिक है, उन टॉपिक्स में ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है, संधि भी है, समास भी है, ठीक है। गुने चुने कुछ टॉपिक हैं और साथ साथ में आपको मैं थोड़ा सा, हाँ, हो सकता है इस बार हम लोग जब टीचर्स आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक विचार और आया था कि हो सकता है कि पत्र लेखन से कुछ प्रश्न डाल दें, एक दो प्रश्न पत्र लेखन से डाल दें। इसलिए जब मैं हाई कोर्ट एग्जाम का जो मॉडल पेपर बना रहा हूं उसमें कुछ पत्र लेखन के भी एक दो प्रश्न डालूंगा और कुछ शब्दावली के भी एक दो प्रश्न डालूंगा। जो शब्दावली आती है ना, जैसे प्रशासनिक शब्दावली होती है, कार्यशैली की जो शब्दावली होती है, जिसे अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी शब्दों में ट्रांसफर करना पड़ता है ना, उससे भी संबंधित प्रश्नों की आने की थोड़ी सी संभावना है। तो थोड़े अभी लगता है ना, तो कुछ नहीं जाता, दो शब्द एक्स्ट्रा पढ़ने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, ठीक है, इसलिए पढ़ लो, बहुत काम की चीज है। आप देखना ये किस किस में आते हैं, यहाँ पर राजस्थान के एग्जाम कंडक्ट है, आपको कौन कौन से एग्जाम में ये सहायक होंगे, हेल्पफुल होंगे, ये आप देखना, ठीक है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है? परामर्श बनाए, हाँ बना है, ये नहीं बना है। ये किससे बना है? परधन अधीन, अधीन शब्द होता है ना, अधीन। तो आ और आ मिलकर क्या हो जाते हैं? आ और आ मिलकर बन जाते हैं। पराभव में परा लगाए, पराजय में परा लगाए, विकल्प बना देना ऑप्शन बी, ये नहीं है, ये परधन अधीन होता है शब्द, तो पराधीन बन जाता है ना, अधीन, अधीन, ठीक है, चलिए, अधीन। अगला है निम्नलिखित में से कुछ उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपरीत हो जाता है। देखो मूलतः जय में अगर हम परा जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बन जाएगा? पराजय। पराजय का मतलब क्या होता है? हार। और जय का मतलब क्या होता है? जीत। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि क्या बन गए एक दूसरे के विलोम, क्या जोड़ने पर? परा उपसर्ग जोड़ने पर। विकल्प देख लीजिएगा एक बार, ये एलडीसी में पूछा गया है, हाई कोर्ट एलडीसी 2017 में भी पूछा गया है, तो इसलिए संभावना बन जाती है उपसर्गों के आने की। मेरी बात समझ पा रहे हैं विनोद जी? रवीना बहुत बहुत स्वागत है, चंचल देव, समझ पा रहे हैं चीजों को? हाँ बिल्कुल। तो यहां पर परा शब्द किसमें है? विकल्प ऑप्शन डी में है, तो आप लोग डी ऑप्शन का चयन कर लीजिए। क्लियर है यहां तक? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लिखा है इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? ये भी देख लेते हैं, किस शब्द में परा उपसर्ग है? परा। परा से कंफ्यूजन बहुत होता है क्योंकि कुछ शब्दों में ऐसा लगता है कि ये परा उपसर्ग है जबकि परा होता नहीं है। आइए पहचानते हैं क्या गलती है और कैसे इस गलती को पकड़ा जाता है। आपके ऑप्शन भी देख रहा हूं, गुरुजी राधे राधे दिश, कौन है ये? दिलाशा राठौर, वाह भाई वाह, पहली बार नाम सुना है। कुछ कुछ नाम ऐसे यूनिक होते हैं ना जिनको पहली बार सुना जाता है। दिलाशा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है, बाकी का सबके नाम सुने हुए हैं, शीला है, राज है, ये कॉमन नाम है, रवीना है, गजेंद्र है, हमारा सुरेंद्र भाई, राम राम। कमेंट क्यों नहीं देख रहे हो सर? पहले हमें आंसर दो, देने दो। हाँ तो पहले आप लोग साथ साथ में चलिए। देखो मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको लगभग 5 से 10 सेकंड ही दे सकता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस है, इससे ज्यादा समय आपको नहीं दे सकता। होता क्या है कि जब मैं प्रश्न पढ़ रहा होता हूं, आपके समक्ष प्रश्न होता है, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि परा उपसर्ग क्या है, तब तक इस पीरियड में आप आंसर दिया करो, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं जैसे खड़ा हूं फिर आप लोग आंसर दे रहे हो सोते सोते, तो इससे समय की बर्बादी होगी। आप इस चीज पर भी गौर करें जरा, ठीक है। तो कोशिश करिए जब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं तब आप प्रश्न पढ़कर आंसर लगाने के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक है। चलिए इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है, आइए देख लेते हैं एक बार। पराकाष्ठा लिखा है, पराधीन लिखा है, परायण लिखा है, तो ध्यान रखना, और पराश्रित परा उपसर्ग है। देखो पर परायण शब्द जो है वो परधन आयन से बनता है, परधन आश्रित से बनता है, आश्रित से बनता है पराश्रित, और अभी अभी पढ़ा था परधन अधीन से बनता है, ठीक है ना, पराधीन। एक ही शब्द है पराकाष्ठा, विकल्प ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितना समय मिला आपको? मैं आंसर सबसे लास्ट में इसलिए बताता हूं कि जिससे आपको आंसर लगाने का समय मिल जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
आप लोग आंसर लगाना। देखो जैसे कि ये प्रश्न आ गया है, ठीक है, अब मैं प्रश्न पढ़ूंगा, तब तक कोशिश करिए कि आप प्रश्न को पढ़कर भी आंसर लगा पाए। प्रश्न क्या है, इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? फिर से पूछा है परा, ठीक है, कहां है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम्स में आया है, सेकंड ग्रेड जो एजुकेशन एग्जाम होते हैं, संस्कृत एजुकेशन का होगा, उसमें आया है। अब देखिए जरा, अब आप लोगों को समय मिल गया होगा, आई होप सो कि आप लोग आंसर लगा पाए हो, ठीक है, लगा लीजिएगा सभी लोग। ओमवीर वगैरह सर हाई कोर्ट के एग्जाम कब होगा? मे भी देखो, शायद मैंने कल भी देखा था, तो मोस्टली जो टेंटेटिव डेट आ रही है अप्रैल, टेंटेटिव डेट निकल कर आ रही है कि अप्रैल में ये एग्जाम कराएंगे, ये ध्यान रखना है सब लोगों को, ठीक है। किशन, संचल, हाँ भाई, गजेंद्र, किशन, पिंकी, ओमवीर, विनोद जी, चलिए। परामर्श मैंने अभी भी पढ़ाया था, परामर्श में परा उपसर्ग है, परायण में नहीं है, पराधीन में भी नहीं है और पराध में भी नहीं है। परामर्श शब्द में परा उपसर्ग है, विकल्प ऑप्शन ए इसका भी सही होगा। यानी इस प्रश्न का भी उत्तर विकल्प ऑप्शन ए होना चाहिए था, डी नहीं होगा बच्चे। परार्ध शब्द में पर धन अर्ध लिखा हुआ है, ठीक है, पराधीन में पर धन अधीन लिखा हुआ है, और ऐसे ही परायण में पर धन आयन लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। तो विकल्प ऑप्शन ए बन जाता है आपका सही, ठीक है। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। क्या है प्रश्न, क्या लिखा हुआ है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने क्या कहा था, एक से अधिक उपसर्ग भी आ सकते, जैसे व्यवहार में आया था। जैसे व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं, तो अगर देखो, अब आप लोगों को आंसर देने के लिए फुल आजादी है। मैं जब तक एक्सप्लेन करता हूं शब्द को, तब तक आपके पास आपका आंसर आपको देना है, सोते नहीं रहना है, ठीक है। हाँ, कि गुरुजी खड़े रहे और हम बस आंसर दें आराम से, 1 घंटे में, इतना समय नहीं होता है, ठीक है। अगला देखो प्रश्न, अब यहां आप लोगों को आंसर देना है, मैं जबकि आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उस चीज को भी समझते जाओ और अपने अपने आंसर जो भी है वो दे दो। रुको मत मेरे लिए कि मैं आंसर दूंगा तब आप आंसर दोगे, ठीक है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए जो एग्जाम हुआ 2025 में, उसमें पूछा गया, अच्छा प्रश्न है, दो से अधिक, तो मिनिमम दो तो होने ही चाहिए ना। जैसे वी शब्द आता है, वी धन आ धन करण, इससे बनता है व्याकरण। मूल शब्द क्या है, करण, दो उपसर्ग हैं। दू आता है दुर धन वी धन अव धन हार, ये मूल शब्द है। 1 2 3 है, दो से अधिक किसमें है, इसमें है। विकल्प ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। दूर, दुर्धन वे धन हार, हाँ। अब देखिएगा, नहीं, दुर्धन वी धन हार, हाँ, तो दुर्धन वी धन अब धन हार है, क्योंकि दुर्व्यवहार शब्द लिखा है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, दुर्धन वी धन अब धन हार, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो यह बिल्कुल सही है, ठीक है। अशोक वेरवाल एकदम सही आंसर है। समन्वय शब्द में क्या है, तो ध्यान रखना, सम शब्द है, सम धन अनु धन अय, ये मूल शब्द है। पर्यावरण में क्या शब्द है, मूलतः शब्द है परिधन आधन वर्ण, इसमें ये मूलतः शब्द जो है वो वर्ण है, और दो उपसर्ग हैं, परि और आ। समझ में आ गई मेरी बात बेटा? फर्स्ट में केवल दो ही हैं, 1 और 2, वी धन आ धन करण, करण मूल शब्द होता है, बी और आ दो ही हैं। क्या लिखा, दो से अधिक उपसर्ग, दो से अधिक उपसर्ग केवल और केवल विकल्प ऑप्शन बी में है। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। रितु समझ गई बच्चे? अगले महीने की 15 तारीख तक तुम्हारे सारे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, कह सकते हो, जितने भी थ्योरी क्लासेस हैं, उनके सबके जो हैं वो एमसीक्यूज हो जाएंगे, जिनके प्रैक्टिस सेट आपके हो जाएंगे, है ना। अगले महीने में 15 से 20 मार्च तक में भी जाएगा, 15 तक हो जाएंगे, कंप्लीट करा दूंगा मैं आप लोगों के, है ना। चलिए, अब देखिए दोस्तों, दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग को प्रयुक्त नहीं हुआ है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है हाईकोर्ट एलडीसी में। आंसर करिएगा। आंसर अगर करने में समय लग रहा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं समय नहीं दे पाऊंगा, माफ कीजिएगा। जिसको भी लगता है कि नहीं गुरुजी समय दो, मैं नहीं दे पाऊंगा, आप लोगों को चेतना जागृत करनी होगी, आप लोगों को फास्ट आंसर लगाना होगा, जैसे और बच्चे लगा रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सा जल्दी कर लीजिए।
ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना है। मैंने आपको बताया था कौन कौन से प्रयोग हुए हैं इसमें। एक तो दुर हुआ है, एक हुआ है बी हुआ है, एक अब हुआ है, ये तीन हुए हैं, यानी ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, यानी विकल्प ऑप्शन ए लगाना था। विकल्प ऑप्शन ए लगाना था। विकल्प ऑप्शन ए, गजेंद्र, चंचल, बिल्कुल दिलाशा जी, हाँ प्रहलाद, खुशी। विकल्प ऑप्शन बी नहीं आएगा मित्र, विकल्प ऑप्शन ए आएगा। ठीक है साथियों, चलिए एक और प्रश्न। हाँ ज्योति बिल्कुल सही आंसर था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं? एक से अधिक उपसर्ग किसमें नहीं है ये आपको पहचानना है। जैसे स्वाभिमान लिखा है, अवहेलना लिखा है, समाचार लिखा है और पर्यावरण लिखा है। ठीक है, आंसर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कर दीजिएगा, इससे वेल एंड गुड क्या होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग आंसर करो तब तक, मुझे तो आंसर ढूंढना है अभी, है ना। तो मैं ढूंढता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, मेरा तरीका है कि सबसे पहले मैं ऑप्शंस देखता हूं, फिर ऑप्शन में रिलेट करता हूं कि शब्दों को टुकड़ों में समझता हूं। जैसे मूलतः शब्द हो सकता है स्वाभिमान, शब्द लिखा है तो लिखा होगा स्व धन अभि धनमान। एक से अधिक उपसर्ग नहीं है, ये नहीं जुड़े तो हो गए। अवहेलना शब्द में याद रखना केवल अब लगा हुआ है, अब धन हेलना शब्द होता है, ठीक है ध्यान रखना, है ना। और समाचार शब्द में सम मैंने आपको बताया था, धन आ और धन चा, चार शब्द होता है। पर्यावरण में मैंने बताया था आपको, परिधन आ धन वर्ण शब्द होता है। तो बेसिक अगर देखोगे तो यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, यहां पर भी दो, ठीक है, केवल यहां पर एक है अब अकेला, बाकी सब में कितने हैं, दो हैं, इसमें भी दो हैं और इसमें भी दो हैं। हमसे क्या पूछा था, एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े होने चाहिए, तो ऐसा शब्द फिर एक ही निकल कर आएगा और वो है अवहेलना करना, है ना, याद रखना। अवहेलना का मतलब होता है किसी की आज्ञा का पालन ना करना, हेलना का मतलब होता है आज्ञा। क्लियर है दोस्तों यहां तक? विकल्प ऑप्शन बी सभी के आ रहे हैं, वेल एंड गुड है। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिएगा, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? फिर से पूछा है, दो से अधिक उपसर्ग पीएसआई में पूछा है, ठीक है, पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा है। चलो बड़ा इसमें बता दीजिएगा सभी लोग, राज, अशोक, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, विनोद, विकल्प फटाफट से लगाना है, बहुत जल्दी जल्दी चीजों को सीखना है ना। चलिए तो अब यहां पर अगर आप देखते हो, ये भी अच्छा प्रश्न है। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो आपको कुछ शब्द दिखाई देंगे। अव्यवस्था लिखा है, अगर मूलतः देखोगे तो क्या होना चाहिए था, तो यहां पर होगा अ धन वी धन अब धन स्था, ये होता है एक तो नियम है। अगला देख, अभी आंसर नहीं आया है, अभी केवल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखता हूं। यहां पर होता है निर धन अनु धन अनुनासिकता, अनु निर्धन निर अनुनासिक, और अपादान में होता है अपादान, और निसंकोच में निस्धन इस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं, निह निस्धन और धन, समधन कोच है। तो बेसिक अगर देखोगे, और इसमें भी अपधन आदान शब्द है, केवल एक ही लगा हुआ है, अप अलग होना, ठीक है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर आप देखोगे अव्यवस्था में, अगर अव्यवस्था में देखोगे तो दो से अधिक उपसर्ग हैं, एक, दो और तीन, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेंगे आपको, एक, दो और तीन। दो से अधिक उपसर्ग किसमें है, विकल्प ऑप्शन बी में, सॉरी ए में है, ये सुन लेना, ये इस प्रकार से आंसर होगा बिल्कुल। आ धन वी धन अब किसमें जुड़े हुए हैं, स्था में जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना, अव्यवस्था शब्द है। मूलतः शब्द ऐसे ही आते हैं। अब जैसे आपके सामने एक शब्द लिखा है, परिदर्शन में निहित उपसर्ग कौन सा है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सीईटी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है पहले भी 2024 में।
क्या है, शब्दों को ध्यान से सुनना, परिधन, परिदर्शन। तो परिदर्शन में आपको मूल शब्द पहचानना है, मूल शब्द क्या है, दर्शन है, राइट, दर्शन है, तो सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, कोई ऐसा टफ तो नहीं है प्रश्न। तो कुछ प्रश्न तो इतने सरल आते हैं कि जिन्हें आप बहुत जल्दी कर सकते हो। गजेंद्र, चंचल, सभी के विकल्प ऑप्शन भी देख पा रहा हूं, ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, कोई गलती नहीं दिखी मुझे यहाँ पर। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं। रवीना का भी विकल्प है, विनोद का भी विकल्प ऑप्शन दिया है। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, स उपसर्ग रहित शब्द। रहित का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। स उपसर्ग से रहित का मतलब होता है जिसमें स उपसर्ग का प्रयोग ना हुआ हो। चलिए देखते हैं किस किस के जवाब सही आते हैं। हाँ भाई, प्रश्न है अगला, पटवार मुख्य भर्ती परीक्षा में 2016 में ये पूछा गया प्रश्न है। आपने बताना है कि उपसर्गों में भी स उपसर्ग रहित शब्द कौन सा, यानी जिसमें स उपसर्ग नहीं लगा हो। आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल देखते हैं क्या क्या आंसर हैं। विकल्प ऑप्शन ए भी आ रहे हैं विद्यार्थियों के, विकल्प ऑप्शन बी भी आ रहे हैं। दो विकल्पों में ऐसे हो रहे हो, ठीक है, जैसे नीतू का भी आ रहा है, किशन का भी आ रहा है, विकल्प ऑप्शन बी आ रहा है। देखते हैं, देखिए हित मूल शब्द होता है, समझना, यहां पर मूल शब्द होता है अनुभूति, यहां पर मूल शब्द होता है उदाहरण, यहां पर होता है उल्लास, ठीक है, और यहां पर होता है हित। ये इसके मूल शब्द आपके सामने है। आप ध्यान समझना, अगर इसमें अगर सा उपसर्ग लगा है तो क्या हो गया, साहित्य, इसका मतलब है कि इसमें तो है, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर यहां देखोगे आ कहां से उठा है, यानी इसमें जो लगा हुआ है वो लगा है सह, सा नहीं लगा है, सह लगा है, यानी यही हमारा आंसर है। विकल्प ऑप्शन बी लगाया है जिसने, उन सभी के आंसर सही है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, सहोदाहरण में साधन उदाहरण लगा है, इसमें सा लगा है, ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान रखना। और स उल्लास में भी साधन उल्लास लगा हुआ है, ये भी हमारा उदाहरण नहीं है, यानी विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए सभी के उत्तर सही थे, कुछ विद्यार्थियों की जरूर विकल्प ऑप्शन ए देखने को मिले, पर बी विकल्प सबसे अच्छा लगाया, रवीना, चंचल ने, राज ने। चलिए मोस्टली विद्यार्थियों ने विकल्प लगाया, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अशोक महरीवार बिल्कुल, राजकुमार मीना विकल्प ऑप्शन बी, रचना का भी आंसर आया। चलिए, तो उपसर्ग का प्रयोग ऑप्शंस जितने भी दिए हैं इनमें से किस में नहीं हुआ है। उपसर्ग में से एक सु उपसर्ग भी होता है जिसका अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, सुगम, अच्छा या सुंदर। तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। विकल्प ऑप्शन ए स्वस्थ में नहीं हुआ है, स्वास्थ्य में नहीं हुआ है, स्वल्य में नहीं हुआ है, या फिर सुलेख में नहीं हुआ है। आप लोगों के विकल्प हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए और बी आ रहे हैं, घनश्याम का जैसे ए आया है, रवीना का ए आया है, बाकी के ज्योति का भी ए आया है। ए मोस्टली आ रहे हैं, कुछ विद्यार्थियों के बी भी आ रहे हैं, जैसे विमलेश का भी आया है। ये कौन है, मालकेश का बी आया है, तो कुछ विद्यार्थियों की बी भी आ रहे हैं। चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं। स्वस्थ लिखा है, ध्यान रखना, सुपसर्ग, स्वास्थ्य लिखा है, और स्वल्य लिखा है, और सुलेख लिखा है। तो सुपसर्ग का उपयोग, सु तो यहां स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसमें भी हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। मूलतः शब्द है सुधन अल्य, अल्प होता है, स्वल्प लिखा होगा, ये पा होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, अल्प लिखा होगा। अब देखना, स्वधन अस्थि शब्द होता है और इससे बनता है स्वास्थ्य, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर सुधन अस्त हो जाएगा, अस्त, तो ये स्वस्थ बन जाएगा, यहां पर ये स्वल्प बन जाएगा, यहां पर ये सुधन लेख बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, ये बन जाएंगे। लेकिन स्वास्थ्य में जो आ बड़ा आ रहा है ना, तो वो ध्यान रखना, वो सुधन अस्थि से बनेगा, यहां पर भी आ और यहां पर भी आ, दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो रहे हैं, इसीलिए इस पर बड़ा आ लगा कर दिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कोई शब्द नहीं है, अस्थि शब्द होता है, और अस्थि में स्व जग जाएगा तब बड़ा बनेगा, इसीलिए विकल्प भी, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। हाँ भाई, थारा सही है, क्या बात है राजकुमार। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं, आशीष मीना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सु उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द बना है, ये आपको बताना है। महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी में भी पूछा गया है।
निम्न में से कौन सा शब्द बना है? सु उपसर्ग का प्रयोग किसमें हुआ है? सुरेश में हुआ है, सुकर्म में हुआ है, सुंदर में हुआ है या सुरेंद्र में हुआ है? फटाफट से कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा एक बार धमाक से। और जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ते हैं सभी लोग प्यार से आंसर देंगे। चलिए इंतजार कर रहा हूं दोस्तों। कहते हैं ना, हो रही है पीर पर्वत सी, अब हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो रही है पीर पर्वत सी, अब हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर शहर, हर गांव, हर शहर, हर गांव, हर गली, हर लाश हाथ उठते चलना चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं आग तो वो आग जलनी चाहिए, वो आग जलनी चाहिए। महाकवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां जीवन में उत्साह आनंद से भर देती हैं, आपको ओज और कह सकते हो कि बलिदान के लिए प्रेरित करती हैं। चलिए दोस्तों, अब यहां पर देखेंगे, मूलतः यहां पर जो शब्द है वो सुर शब्द होता है। सुर होता है देवता को बोलते हैं, पहले से ही है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। सुकर्म में, हाँ भाई यहां पर सु है, ये है, बाकी का कर्म अलग है, कर्म अलग शब्द हो गया है, ठीक है, तो यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प ऑप्शन बी फिर से लगाना पड़ेगा बॉस आप सबको, ठीक है। हाँ, सुंदर में नहीं है और सुरेंद्र में भी सुर शब्द लगा हुआ है, तो इसमें भी नहीं है। विकल्प ऑप्शन बी फिर से चुनना पड़ा आपको। थैंक यू सो मच, ये प्रश्न भी आपने सही कर लिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलो जरा इस प्रश्न का भी आंसर देके दिखाओ। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, मुझे लगता है इसका आंसर तुम लोग गलत दे दोगे। चलो, निम्नलिखित में से निरुपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है? ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसमें निरुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं आप लोगों के। हाँ भाई, प्रीति पाठक, सुख धन कर्म नहीं, सुधन कर्म होता है। आशीष, हाँ भाई, चलिए तो विकल्प ऑप्शन आना शुरू हो गए हैं सभी के। अशोक का भी आंसर देख पा रहा हूं, चंचल का भी, ये कौन है, नगोई, आशीष का, किशन का, है ना, दिलासा जी का भी आंसर है हमारे साथ, राज, रफीक, यानी अनेक विद्यार्थी जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी मौजूद हैं, सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन ए की ओर जा रहे हैं। देखो, निराकरण में मूलतः शब्द जुड़ा हुआ है बच्चे, निर्धन आकरण शब्द जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। निर्धन बास जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। निर्धन मल जुड़ा हुआ है, ये भी नहीं होगा। तो बेसिक हमारे पास जो मूलतः शब्द बनता है वो है ऑप्शन ए। इसीलिए आपने इस प्रश्न का जो चयन किया वो ऑप्शन ए के रूप में किया और ये बिल्कुल सही उत्तर है, कोई गलती नहीं है। चलो अगले प्रश्न पर देख लीजिएगा। निरुपसर्ग से बना शब्द, चलो एक बार फिर से, मुझे लगता है यहां पर तुमसे गलती हो जाएगी। चलो, हाँ भाई, ये थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सब लोग आंसर देंगे, देखते हैं कि सही उत्तर आप लोग इसका निकाल पाते हो कि नहीं निकाल पाते हो। तो विकल्प आना शुरू हो गए हैं क्या? ऑप्शन बी, बी देखते हैं भाई, देखते हैं कौन है ये। रेवंत राम, क्या लिखा है ये, झाकड़, रेवंत, ओके रेवंत जी। कन्हैया लाल राणा सर, जोधपुर कब आओगे गुरु? जोधपुर में भी देखो, कोशिश होगी कि अगले महीने जोधपुर जाना हो जाए। हाँ, नेक्स्ट मंथ हो सकता है जोधपुर जाऊं। अरे घुमाऊं, जोधपुर में बढ़िया जगह है, खाने का बहुत लजीज और स्वादिष्ट व्यंजन वहां मिल जाते हैं। और हाँ भाई, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। लहसुन या पालक मैंने पहली बार जोधपुर में ही खाई है। कुछ अपने एक्सपीरियंस हैं। वहाँ का बड़ा बहुत, मिर्ची बड़ा बहुत फेमस है जोधपुर का, है ना। जोधपुर डिलीशियस फूड के लिए जाना जाता है, स्वाद के लिए जाना जाता है, वहाँ की कह सकते हो वहाँ की प्रेम के लिए जाना जाता है। बाइक लेकर जब मैं घूमने गया था तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने घूमी थी वहाँ पर। वहाँ का फोर्ट बहुत अच्छा है, जो फोर्ट है वहाँ पर वो बहुत अच्छा है, मेहरानगढ़, और बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पर। एक और जगह है मंडोर, है बहुत अच्छी जगह है। मंडोर पे शूटिंग हुई थी, एक मूवी आई थी ना, आपको ध्यान हो शायद, हम दिल दे चुके सनम, ऐसा कुछ मूवी का नाम था, पता नहीं। तो उसकी जो शूटिंग हुई थी वो जोधपुर में, बहुत सारी मूवियों की शूटिंग हुई है, बहुत शानदार जगह है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जरा, सबके आंसर आगे होंगे मुझे लगता है, ठीक है। विकल्प ऑप्शन डी जा रहा है,
ठीक है, निर्देश में निरुपसर्ग है क्या? बिल्कुल है भाई। निर में तो है ना यार, निर्धन देश लिखा है, इसमें तो है, इसमें तो है। विकल्प ऑप्शन डी कैसे लगा रहे हो, किस आधार पर विकल्प डी लगा रहे हो भाई? क्या बना? निरुपसर्ग से बना शब्द है। तो फिर ये भी तो है, ये भी तो ऐसे बनता है, निर्धन ई से बनता है, ई रीह शब्द होता है, तो ये भी है। ये नहीं है ये वाला, इसमें है निधन भृत से बना हुआ है, और ये बना है निह धन सर्ग से बनता है। तो यहाँ पर दो ऐसे शब्द हैं, एक तो ये जो निह धन रीह शब्द आता है, इसमें निरीह शब्द ऐसे बनता है, तो दो विकल्प ऐसे हैं इसमें, तो डी और ऑप्शन डी भी है और ऑप्शन ए भी है। ठीक है, ये दोनों ही इससे बनते हैं, निरीह शब्द भी इसी से बनता है, मूत्र, हाँ, बस इसमें ये रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, निर्धन ई से ही निरीह बनता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए और डी निर्देश में भी है और ऑप्शन ए में भी है, बाकी का निवृत्त में नहीं है, निसर्ग में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनुज में निहित उपसर्ग कौन सा है दोस्त? अनुज, अनुज का मतलब होता है जो पीछे जन्मा हो, यानी छोटा भाई। तो यहाँ पर अनुज में देखो, जा मूल शब्द है, निहित उपसर्ग है, अनुज में निहित उपसर्ग कौन सा है? देखो, जा तो मूल शब्द हो गया और उपसर्ग जो है वो अनु है। ठीक है, जैसे अनु से बनने वाले हैं, जैसे अनुशासन लिखा हो, है ना, जैसे लिखा हो अनुदान लिखा हो, समझ रहे हो, जैसे लिखा होगा अनुशरण लिखा हो, समझ रहे हो, इस प्रकार से अनु से बने हुए उपसर्ग होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए एक और प्रश्न में चलते हैं। ई कोई मूल शब्द नहीं होता, इसीलिए आएगा, हाँ, मतलब बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में जो ई शब्द जुड़ता है ना, वो इसी से जुड़ता है, ई शब्द। और ध्यान रखना, जब शब्द किसी से जुड़ता है तो वो अर्थ देता है। तो निरीह का मतलब होता है जो किसी से मुक्त हो गया हो, छूट गया हो, है ना, किसी से फ्री हो गया हो, उसको बोलते हैं। तो ये पूतः शब्द है और इसमें निरुपसर्ग से ही ये बना है, क्योंकि मूलतः आप समझिएगा, ऐसे बहुत से शब्द आपको मिलेंगे, जैसे निर है, अब ये अगर ई में जुड़ता है तो आप ये बताइए ना, दोनों शब्द मिलकर बन रहे हैं, ये क्या है? उपसर्ग कहलाएगा, ये उपसर्ग है। और उपसर्ग अगर अधूरे शब्द में भी मिलता है और उसे पूर्ण करता है तो वो उपसर्ग ही रहेगा, ध्यान रखना। इसीलिए कोशिश करना, ये आता हुआ है, ये एक्चुअल में एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं, निर्धन ईह शब्द से बनता है निरीह, एक बार देख लेना, गूगल कर लेना। सर जी टेक्निकल टीम वालों को बुखार आ रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। अब यार क्या हो गया, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अनु उपसर्ग नहीं लगा है, अनु उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? ठीक है, देखें, अब यहां इसी में देखो, अब ध्यान से समझना जरा इनको। मूलतः शब्द होता है अनुधनएषण, क्या बनता है? अन्वेषण बनता है। देखो यहां पर ये सही है, अनु लगा हुआ है। अनुधन ज्ञा से क्या बनता है? अनुज्ञा बनता है। अब कहोगे गुरुजी ज्ञा तो शब्द ही नहीं होता, ये तो वर्ण है। नहीं, ये शब्द होते हैं, लेकिन जब अर्थ किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो देते हैं। अनुधन, शायद इसका जो होगा अनुधन इति होगा, इति से बनता है अन्विति, ध्यान रखना। तो बेसिक मैंने आपको अनुपसर्ग दिखा दिए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो अनुपसर्ग नहीं है। क्यों गुरुजी? क्योंकि यहां पर जो शब्द है वो है अन धन अंत, और इसी से बना है अनंत। विकल्प ऑप्शन सी किस किसने चुना है, उनके सही होंगे। तो आई थिंक सो कि सभी के विकल्प ऑप्शन सी सही है। चलिए, तो समास कब लाओगे? बस ये प्रत्यय, इसके बाद प्रत्यय आने हैं। जैसे देखो, कल का जो टॉपिक है वो आपका प्रत्यय का होगा, और प्रत्यय के बाद आपका जो परसों का टॉपिक होगा वो समास का होगा। ठीक है, समास का होगा। प्रॉपर एक सीरीज है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को भी। मेरे को एक सीरीज बना के भेजी गई थी, अब वो सीरीज में देखता हूँ, देवसा ने भेजी थी मुझे। ये रही, इस सीरीज के हिसाब से बता रहा हूं आपको। जैसे हमने संधि के पाठ 2 पढ़ लिए हैं, प्रत्यय उपसर्ग होगा, उसके बाद समास होगा, उसके बाद हम लोग पर्यायवाची शब्दों को पढ़ेंगे, और उसके बाद अब मैं इसको टेलीग्राम आपको शायद कर देता, नहीं तो प्रॉपर मेरे पास लिस्ट है। आई होप सो कि आपको दिखेगी नहीं, लेकिन हाँ ये एक लिस्ट है पूरी,
और इसके बाद हम लोग पर्यायवाची पढ़ेंगे, फिर अनेकार्थी शब्द हैं, फिर हम विलोम शब्द पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, शब्द युग्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शब्द युग्म में क्या होता है, एक जैसे शब्द होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी लेखन में और उनके अर्थ में भिन्नता होती है, पर वो बोले जाते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे सम और शम, मैं आपसे कहूं सर और सर, समझना मेरी बात को। मैं कहूं आपसे अनिल और अनिल, मैं आपसे कहूं कुल और कुल, समझ रहे हो। मैं आपसे कहूं अजर और अजर, तो इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहेंगे, शब्दभेद कहेंगे। ये भी पूछे जाएंगे, ध्यान से समझ लेना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद व्याकरण में आ जाएगा, फिर हम संज्ञा पढ़ेंगे यानी नाउन की प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम सर्वनाम पढ़ेंगे यानी प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम लोग विशेषण पढ़ेंगे जिन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। क्रिया एवं पक्ष जो आते हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। वाच्य एवं वृत्ति जो आती हैं उनके प्रश्न होंगे, उनको पढ़ेंगे। फिर हम लोग शब्द शुद्धि पढ़ेंगे यानी वर्तनी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वाक्य शुद्धि, ठीक है, यानी उनको पढ़ेंगे। फिर हम मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित एक क्लास लेंगे, और फिर पत्र प्रारूप से संबंधित एक क्लास होगी, और फिर पारिभाषिक और शब्दावली से संबंधित एक क्लास होगी। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण क्लास है, आई होप कि आप समझ जाओ, है ना। अब वो टेलीग्राम में डालने का काम है साहब आपके बॉस का, यानी आप बिल्कुल बोलिए, सर से बोलिएगा, वही डालेंगे, संपत सर से ही बोलिएगा, वही सारी चीजों के हाँ करता धरता है, उन्हीं को आपको बोलना पड़ेगा, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं, सर बाण सर गुरु। नहीं 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 नहीं, एक्चुअल में सर का मतलब गुरु नहीं होता, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान के चलिए अगर ऐसे लिखा हुआ है सर और सर, यहाँ पर इसका मतलब आपने सही कहा बाण है, पर इसका मतलब गुरु नहीं होगा, इसका मतलब तालाब होगा। क्यों? क्योंकि ये हिंदी शब्द हैं। आप जिस सर की बात कर रहे हो ये अंग्रेजी शब्द है, ध्यान रखना, ये अंग्रेजी शब्द है, इसीलिए इसको गुरु के रूप में नहीं लेना है, इसको तालाब के रूप में, इसको बाण के रूप में देखना है। इस प्रकार के प्रश्न होंगे जो आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैं फास्ट चलने वाला हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा फास्ट आंसर लगा दीजिएगा। सर आज मॉक टेस्ट होगा कि, आई थिंक सो, मुझे जानकारी नहीं है बेटा। चलिए देखते हैं, और बाकी का एक दो दिन वाईटी पर भी क्लास का प्रयास करेंगे, एक दो दिन वाईटी पर मॉक टेस्ट टाइप से करेंगे, जिसमें कंप्लीट मैं मॉडल पेपर टाइप से पढ़ा हुआ है। सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। अन्न धन उपयोगी, पहली बात तो अनुपयोगी में यही नहीं हुआ है ना। अन्न उपयोग प्रयोग नहीं हुआ है, तो अन्न धन उपयोगी होता है, ठीक है। और किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं, लेकिन अनुदान यहां पर हुआ है, अनुमान में यहां पर हुआ है, और यहां पर भी हुआ है, इन दोनों में हुआ है, अनु उपसर्ग का नहीं हुआ है। अनुभव में अनु लगा है और अनुवेशण में लगा है, अनुभाव में भी है और अनुराग में भी है। विकल्प एक ये गलत है, ऑप्शन ए सही में क्या लगा है, अन लगा होता है, अनु नहीं, विकल्प ऑप्शन ए आपने चुना, थैंक यू। अगला प्रश्न है, अनुशासन में उपसर्ग कौन सा लगा है, तो अनुशासन में मैंने पहले भी बताया था, इसको आंसर देना या ना देना एक जैसा है, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। और इससे पहले जब मैंने अनु उपसर्ग पढ़ाया था तो उससे बने हुए 3 से 4 ऑप्शन दिए थे ना, नीचे लिखाए थे, अनुशासन भी बनता है, अनुदान भी बनता है, समझ रहे हो, अनुसरण भी बनता है, तो अनुशासन लिखा हुआ है, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो जरा अगला देखो, अनबन शब्द में आपको बताना है कि अन है क्या है, तो यहां पर देखो पहले जो लगता है वो उपसर्ग कहलाएगा, और बाद में जो लगेगा वो क्या कहलाएगा। जैसे मैं कहता यहां पर अगर कोई भी ऐसा शब्द लिखता, मैं जैसे लिखता जैसे मान के चलो मैं लिखता यहां पर, या तो मैं पीक दान लिखता, या मैं लिखता घबराहट। अब आपसे यहां पूछा जाता कि बताओ आहट क्या है, तो पीछे लगा, इसका मतलब ये प्रत्यय हो गया, समझ रहे हो। यहाँ पीक लिखा हुआ है और दान लिखा हुआ है, यहाँ दान क्या हो गया, एक पात्र हो गया, तो ये प्रत्यय हो गया, ठीक है। ये प्रत्यय हो जाते पीछे लगते हैं, लेकिन जो आगे लगा हुआ है वो क्या होगा, वो उपसर्ग होगा। विकल्प ऑप्शन ए लगा देना, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, कु उपसर्ग का प्रयोग इनमें से किस शब्द में नहीं हुआ है।
कुफल लिखा है, कुमार्ग चलना है, कुरूप है और कुफल भी होता है, बुरा फल मिलेगा। लेकिन कुसुम शब्द मूल है जिसका अर्थ होता है पुष्प या फूल, पुष्प या फूल। तो यहां पर विकल्प ऑप्शन डी को लेके चलना पड़ेगा, विकल्प ऑप्शन डी लगाना पड़ेगा दोस्त। क्लियर है? विकल्प ऑप्शन डी, कुफल, कुमार्ग, कुरूप, कुपुत्र, समझ रहे हो, है ना, कुकर्म। अगला एक और प्रश्न देखो जरा, उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये आपसे पूछा है। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पटवार 2011 में, सीईटी 2024 में ये पूछा गया है। रिपीट हो सकता है, इसके अंदेशा है, इसीलिए प्रश्न को डाला गया है। फटाफट से आंसर करेंगे दोस्तों, क्या होगा सही आंसर? हाँ, फूल हो जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, विकल्प उद, देखो मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में जब इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाए तो आंसर क्या लगाना। पर्टिकुलर अगर आप मेरी मानोगे तो शायद हो सकता है हम लोग एग्जाम को लेके चलते हैं, खासकर मैं एग्जाम ओरिएंटेड ही चीजें करवाता हूं। अगर मैं अपनी थ्योरी लगाऊं या मैंने जो पुस्तकों में पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाया है जो कि फिलॉसफी है हिंदी में, और कुछ समय बाद मैं भी हो जाऊंगा, फिर भी हमारी थ्योरी जो कहती है वो ये कहती है कि अगर उपसर्ग आते हैं तो वो उद से होते हैं, उद से बने हुए थे, और उत जो होता है वो संधि में प्रयोग होता है। उत शब्द जो है वो संधि में प्रयोग करते हैं और उद शब्द का प्रयोग हम उपसर्ग में करते हैं। यानी ये तो उपसर्ग होता है लेकिन ये संधि होती है, इसको हम संस्कृत के उपसर्गों में नहीं गिनते। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन इसका ही नियम है कि जब ये लगता है तो अगर का के साथ लगता है तो ता बन जाता है। लेकिन ऑप्शंस अगर ऐसे आते हैं और आयोग यानी राजस्थान ने भी अगर आंसर उत माना है तो फिर मुझे इस नियम को अभी पढ़ाना शायद ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैं इसको काट देता हूं। आप लोग ध्यान रखना है कि अगर उत लिखा है तो आप उत ही लिखेंगे। हाँ, उत से उद का निर्माण हो जाता है, ये जरूर संधियों में पढ़ाया जाता है, तो वो संधि के स्वरूप में ही आपसे पूछ लिया गया है, उपसर्ग की भांति नहीं। हिंदी में उत होता है। हाँ, तो उत्कर्ष शब्द संस्कृत का ही है, ध्यान रखना, आप ये मत भूलना, संस्कृत का ही है ये शब्द, उत्कर्ष शब्द संस्कृत का है, ध्यान रखना। और संस्कृत में हिंदी का नहीं है, ये संस्कृत का ही उपसर्ग लगा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो उत भी आ जाए तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। उद्यम में उपसर्ग आपसे पूछ लिया जाए, उद्यम में, तो ध्यान रखना इसमें भी क्या हो जाएगा, उत हो जाएगा, ध्यान रखना। और उत धन, है ना, उत में ही ध्यान रखना दा जुड़ा हुआ है, उत धन यम से ही क्या बना है, उद्यम बना है। तो विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उद्दार, उद्देश्य, इस सब में क्या लगा होता है, उत उपसर्ग लगा होता है। आकर्षण में उपसर्ग कौन सा लगा है, तो ध्यान रखना मूलतः शब्द होता है कर्षण, और इसमें जुड़ गया है आ, तो शब्द क्या बन गया है, आकर्षण। जैसे इससे बने हुए शब्दों में जैसे आ लगकर बनाना है, आपको मैं कहूं कि ऐसे कुछ शब्द बना दो जिनमें आ आता हो, तो बना सकते हो क्या। जैसे आ के साथ अगर जीवन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, अगर मरण जोड़ दो क्या हो जाएगा, अगर देश जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, और अगर आ के साथ आदेश, आमरण, आजीवन, और आग के साथ अगर मैं कार जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा, कार हो जाएगा। तो देखने वाली बात है, मैंने मूल शब्द जोड़ दिए हैं सारे आ के साथ, तो इस प्रकार से ही आ के साथ कार जोड़ दोगे तो आकार हो जाएगा, अगर आ के साथ देश जोड़ दोगे तो आदेश हो जाएगा, आ के साथ अगर ज्ञा जोड़ दोगे तो आज्ञा हो जाएगा, मरण जोड़ दोगे तो आमरण, आजीवन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आकर्षण हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए आक्रांत में, हाँ भाई क्रांत शब्द होता है, आ जुड़ जाएगा, बिल्कुल सही है। आकर्षण में अभी अभी पढ़ाया था, बिल्कुल सही है। आकार मैंने अभी अभी पढ़ाया है, देखो ये पढ़ाया है, ये पढ़ाया है ना, तो आकार भी हो गया। बचा क्या, आकस्मिक शब्द नहीं होता, एक्चुअल में मूलतः ये शब्द होता था, है ना, अक्षम, और अक्षम से ही एक प्रत्यय जुड़ने से छोटा आ जो है बड़ा आ हो जाता है, ये प्रत्यय का रूप है क्योंकि इसमें एक प्रत्यय लगा, एक प्रत्यय से इसमें प्रभाव हुआ है, बड़ा छोटा आ बड़ा आ हुआ है, ठीक है। अक्षम होता है, अकस्मात होता है ना, अकस्मात अचानक से, उसके लिए शब्द। उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण बताना है, किसमें उपसर्ग युक्त शब्द है। देखो विद्यमान में विद्य शब्द होता है, मान प्रत्यय है। दर्शनीय में ईय प्रत्यय है, ठीक है। नयन में ए प्रत्यय, अन प्रत्यय है, अन। अब क्या बचा, अधिखिला शब्द में अध शब्द जो है वो क्या है,
उपसर्ग है, ये ध्यान रखना है। विकल्प ऑप्शन ए चुनना था, विकल्प ऑप्शन ए चुनना है आप सभी को। क्लियर है? देखते हैं। देखो मैंने नीचे के सबरे आपको पहले एक्सप्लेन कराए, इतने समय में ही आपको आंसर ढूंढना चाहिए, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। आपने आंसर ढूंढे हैं बिल्कुल, विनोद जी, किशन जी, सभी के आंसर सही हैं। एक और प्रश्न देख लीजिएगा। अध कचरा में साफ साफ दिखाई दे रहा है, मुझे शायद ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका आंसर मुझे आप लोग दे दीजिएगा। नॉर्मल है, अगर किसी से गलत हो रहा है तो समझ लेना कि वो हाँ बिल्कुल निगलेक्ट होके पढ़ रहा है, वो बिल्कुल भी अपने होश हवास में नहीं है। इसलिए जब भी आप क्लास लेते हो, आपकी चेतन अवस्था जो है वो पूरी तरीके से क्लास में लय होनी चाहिए, तल्लीन होनी चाहिए, है ना। बिना तल्लीन के कुछ नहीं है। जो चाहते हैं वो मिल जाए, ऐसा होता है क्या? कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी रखो? कुछ अधूरी चाहते ही तो जीने का मजा देती है। कुछ तो तमन्नाएं ऐसी होनी चाहिए। अपने में से रश्मि रथी किस किसने पढ़ी है, कोई कमेंट करके बताएगा मुझे। रश्मि रथी आदरणीय जो कवि शिरोमणि हैं, राष्ट्रीय कवि भी की उपाधि जिन्हें प्राप्त है, रामधारी सिंह दिनकर, उनके द्वारा रचित एक शानदार कृति है रश्मि रथी, जो कि कर्ण के जीवन को मर्मस्थ करती है, महाभारत के उन अभिन्न हिस्सों को उजागर करती है जो कहीं एक कोने में किसी कह सकते हो कि हृदय के किसी विश्वमय अंधकार में ज्योति में उजाला की तरह होती है। रश्मि रथी में बहुत अच्छी बात लिखी है, इसमें लिखा है, दिनकर जी कहते हैं कि वसुधा का जो नेता होता है, वसुधा में जो भोगता है, वसुधा में जो श्रेष्ठता होता है, अपना नाम करता है, वो कैसा होता है? वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? वह है जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर, विघ्नों में रहकर काम करते हैं, जो कष्ट में भी अपने आप को साहस और चैतन्य अवस्था जागृत करते हुए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो होते हैं वसुधा के नेता, वो होते हैं इस संसार के विजेता। चलिए, अध कचरा में हम सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, अधोपसर्ग है, कचरा मूल शब्द हो जाता है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सीईटी में भी पूछा है, छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं उनमें भी आया, बड़े एग्जाम जैसे महिला पर्यवेक्षक यानी वुमेन सुपरवाइजर का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा गया है, तो स्वाभाविक है कुछ तो दम होगी प्रश्न में। अब संस्कार में सुपसर्ग होगा क्या? नहीं। संस हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, दोनों में से कंफ्यूजन है, कौन सा आंसर सही होगा? अगर तुम होते तो क्या लगाते, क्योंकि मैं होता तो इनमें से शायद विकल्प ये चुनता, तो विकल्प ऑप्शन सी चुनता, और आप लोगों ने भी विकल्प ऑप्शन सी चुना है, इसका मतलब है मैं और आप एक ही हैं, ठीक है, ऐसा मान सकता हूं मैं। सर जी क्लास की क्वालिटी कम क्यों नहीं होती, सारी एमबी चली जाती है? अच्छा अच्छा, ऐसा भी कोई सिस्टम है? हाँ यार, इसको भी सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सेम है, समधन तोष शब्द होता है, समधन तोष शब्द होता है, संतोष बनता है, ध्यान रखना, तो इस प्रकार से शब्द हो जाएगा। संकल्प में भी सेम है, समधन कल्प शब्द से बनता है, तो कुछ तो वैसे ही मतलब सेम ही। हाँ, इसका बताओ जरा, सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान रखना, सा उपसर्ग हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर सा अकेला होता तो फिर ये चा कहां से आ जाता? से। सच अगर होता तो ये चा आधा कैसे आता? तो ये भी नहीं। तद नहीं, सत्य शब्द अगर आप लगाते हो, विकल्प ऑप्शन डी, सबसे आखिरी में प्रश्न है, विकल्प ऑप्शन डी अगर चुनना तो बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ भाई, विकल्प ऑप्शन डी चुनना है तभी सही होगा, बिल्कुल। आशीष नागरन, विकल्प ऑप्शन डी आना चाहिए, डी 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 सभी के, शिवम बिल्कुल, आशीष, रवीना, बिमलेश, चंचल, है ना, देव कुमार, सूर्या, ठीक है, दिलाशा, सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन डी देख पा रहा हूं, एकदम सही है। सतधन चरित्र, संधि हुई है और उपसर्ग। निवारण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आपको बताना है, नी है, निब है, निभा है, या निह है? फटाफट से बताइए क्या होगा, सिंपल सा है। हाँ भाई, सुलोचना विकल्प ऑप्शन आ गया है, सुलोचना जी। विनोद, प्रीति, विकल्प ऑप्शन डी, इसका भी आंसर। ओहो, निवारण शब्द का सही विकल्प क्या होगा? अब ध्यान समझना,
निवारण शब्द में वारण शब्द अलग है। अब बताओ क्या होगा, निब होगा या नी होगा? नहीं, इसमें सिंगल एक उपसर्ग है जिसे हम नी के रूप में जानते हैं। विकल्प ऑप्शन ए अगर आप लगाते, बिल्कुल सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, विकल्प डी नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ रोहित कुमार, विकल्प ऑप्शन ए लगाना पड़ेगा। नि उपसर्ग से बना शब्द आपको बताना है, तो ध्यान रखना कौन सा आंसर होगा। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया है नि उपसर्ग से बना शब्द। अब ध्यान से समझना, निर्मल में निर लगा है, समझना, निरोग में भी नी है ये वाला, और निकार लिखा हुआ है, क्या लिखा है, निराकार लिखा है, निराकार होगा शायद ये, ठीक है। तो इसमें भी निर है। एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें केवल नि उपसर्ग है, और वो है विकल्प ऑप्शन सी, निधन यंत्रण। विकल्प ऑप्शन सी उपसर्ग के, ठीक है। विकल्प ऑप्शन देख लीजिएगा, नहीं, निरोग में साथ रखना, नि उपसर्ग होता है विसर्ग के साथ, निर्मल में निर होता है, निराकार में निर होता है, नियंत्रण शब्द विकल्प ऑप्शन सी अगर आप लगा सकते हो। किशन, वैरवा, कन्हैया, देव, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, शिव, मुकेश, प्रीति, अशोक, पिंकी, सभी के विकल्प ऑप्शन सी होने चाहिए थे। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखते हैं। आरपीएससी कनिष्ठ लेखाकार के लिए प्रश्न पूछा गया है। इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? पर्याप्त में लगा हुआ है परिधन आप्त शब्द, इसमें तो कोई गलती नहीं है। संग्रह शब्द होता है जिसमें समधन ग्रह होता है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। वागीश में वाक धन ईश होता है, वाक संस्कृत का अव्यय है, और ईश। अध्यात्म में अधिधन आत्म होता है, तो एक्चुअल में शब्द होना चाहिए था अध्यात्म, लेकिन लिखा क्या है अध्यात्म, ये गलती है। तो विकल्प ऑप्शन ए चुनना पड़ेगा, अध्यात्म होता है ना कि अध्यात्म, ठीक है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज है, इनमें से उपसर्ग से निर्मित कौन सा शब्द अशुद्ध है? वाक शब्द एक अव्यय में आता है, वैसे अधिधन, आदिधन, आधन, अधिधन आत्म से अध्यात्म बनता है, आध्यात्म नहीं होता। हाँ, आध्यात्मिक होता है। अगर अध्यात्म में एक जोड़ दोगे तो बन जाता है वो आध्यात्मिक। तो पहले तो एक गलती यहां दे दी है, बाकी का तो ठीक है। बाक धन ईश लिखा है, ईश माने होता है स्वामी पति, बाक लगता है वाणी के लिए, चलो कोई नहीं, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए चुनना। बागीश में देखो मूलतः शब्द है पहले से, हाँ कोई नहीं, थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन कोई नहीं। बागीश शब्द में उन्होंने ये नहीं कहा ना कौन सा है, जैसे परी है, सम है, ऐसे ही वाक शब्द जो है वैसे तो वाणी के लिए भी आता है, लेकिन अधूरा है, अधूरा शब्द है, इसका मतलब ये शब्दांश है, और ये शब्दांश जो है वो संस्कृत के अव्यय में आता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे उपसर्ग नहीं होते, अव्यय की भांति उपसर्ग आते हैं, तो ये अव्यय की भांति वाला उपसर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो समझ, बागीश भी गलत है। हाँ, बागीश भी गलत है, मूलतः इधर से आनी चाहिए थी मात्रा, ऐसे आनी चाहिए थी। बागीश शब्द ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये भी गलत है। तो दोनों गलत है, ए और बी दोनों गलत कर रखे हैं। वाह भाई वाह, टाइपिंग मास्टर, टाइपिंग मास्टर को बोलना पड़ेगा यार, कैसे देते हो पेपर, है ना। हाँ चलिए, बागीश भी गलत है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मान लिया मैंने, देख लिया। दिलासा जी थैंक यू बताने के लिए, विमलेश जी भी, रवीना, सब लोग, क्या बात है, बहुत अच्छा, मैंने देख लिया। इतने पास से नहीं दिखता लेकिन दूर से तुम्हें बड़ा स्पष्ट दिखता होगा, है ना। चलिए, एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? आ माने होता है निषेध, नहीं के लिए प्रयोग होता है, किसके लिए? नहीं के लिए, या विलोम के लिए। आपको जैसे किसी का उल्टा या प्रतिवादी रूप करना हो तो आप आ लगा दीजिएगा, जैसे सत्य लिखा है तो आपने इसका विलोम बनाना है, आप केवल उल्टा लगा दो, जस्ट इसका विलोम हो जाएगा। जैसे धर्म लिखा है, आपने कुछ नहीं करना है, आ लगा दो, केवल देखो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लिए प्रयोग होता है। अब देखो, अभाव में भाव है, अधर्म में धर्म है, और ज्ञान में अज्ञान है, लेकिन अपराध में अप लगा हुआ है, विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा।
बाकी सब में आप देखोगे तो इसमें भी आ है, इसमें भी आ है और इसमें भी आ है, कोई गलती नहीं है। गलती विकल्प में है, किस विकल्प में है? ऑप्शन सी में है। सी विकल्प को अगर आप चुन लेते हैं तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इस विकल्प को भी आपने चुना है। अगला प्रश्न है, प्रोन्नति शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? मूलतः शब्द में अगर आप देखोगे यहां पर कंफ्यूजन ये है कि इसमें उपसर्ग भी है प्लस संधि भी है, दोनों का एक कॉम्बो बनाकर दे दिया, समझ रहे हो? दोनों का जो है वो एक कॉम्बो बना के दे दिया है कि आपको फ्यूजन पैदा कर दिया, अब आप इसको करते रहिएगा। ठीक है, तो कैसे करना है गुरुजी, क्या करेंगे बताइए जरा। तो यहां पर आप ये देखिए, मूलतः प्रत्यय होता है प्र, ना तो ये प्रत्यय होता है, ना ये प्रत्यय होता है और ना ही प्रण प्रत्यय। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 22 प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। प्र होता है, अब इसमें जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है उन्नति। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या? उपसर्ग। ये क्या हो गया? ये भी, इसमें भी उपसर्ग जुड़ा है और नति मूलतः शब्द होता है। अब प्र से, अब यहां प्र में जो आ छुपा है, आ से ऊ का मेल करा दिया इन्होंने, आ से ऊ का मेल करा दिया तो शब्द बन गया ओ, और इस ओ की मात्रा को इन्होंने प्रा पे रखा, तो जैसे ही रखा शब्द क्या बन गया? प्रोन्नति बन गया। यानी विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों की भी सही है। चलिए अगला प्रश्न, बस एक प्रश्न और रह गया। अब प्रेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गुण संधि है। प्रेषण शब्द में ध्यान रखना है, मूलतः शब्द सेम ही है, प्रधन एषण शब्द है, ये ध्यान रखना, प्रधन एषण शब्द है, तो इसमें भी प्र लगा हुआ है, विकल्प ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए ये देख लीजिएगा, प्र उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? रहित का मतलब होता है बिना, जिसमें प्र उपसर्ग का प्रयोग न हुआ हो उसे हम कहेंगे। तो प्रणाम में प्र लगा हुआ है, प्रदान में प्र लगा हुआ है और प्रकाशन में भी प्र लगा हुआ है। ठीक है, ये तो है, ये आंसर नहीं है, आंसर नहीं है। प्रणम में प्रधन नभ होता है, प्रदर्शन में प्रधन दर्शन होता है, प्रकट में प्रधन कट होता है, ये भी नहीं है। प्रधन न प्रण होता है, प्रधन ताप प्रताप होता है, प्रधन कृति प्रति होती है, ये भी नहीं है। तीनों ऑप्शन नहीं है साहब, विकल्प ऑप्शन डी की ओर अगर आप चल सकते हो क्या, तो चलिए। बागी संधि युक्त शब्द है, उपसर्ग से नहीं। पिंकी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप शायद व्याकरण में एक बहुत अच्छा नियम है, मैं आपको बता देता हूं। आप इसे क्या कहेंगे, एक मिनट ध्यान में सुनना चाहिए। आप कहेंगे ये उपसर्ग युक्त शब्द है, ये संधि नहीं। तो ये भ्रम है आपका, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपने व्याकरण नहीं पढ़ी या किसी से भी पढ़ी है और अगर आपने उस व्याकरण में एक ध्येय मान के रखा है, तो मैं बता देता हूं, हिंदी व्याकरण में ध्येय नहीं होता। हिंदी व्याकरण में हर एक नियम को दूसरे नियम से रिलेट किया जाता है, पर कौन सा नियम उत्तम है, कौन से नियम की व्याख्या उस शब्द को निर्मित करती है, उसको जीवांत रखती है, ये तय करेगा उस शब्द का प्रचलन में होना। अब मैं आपसे कहूं इसमें उपसर्ग कौन सा है, आप कहोगे गुरुजी अभी गलत, मैं ये सही है कि उसमें उपसर्ग है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें संधि कौन सी है? संधि कौन सी है बोलो, कौन सी संधि है? आप कहोगे गुरुजी यण स्वर संधि है। क्यों भाई? जिस वाक्य में उपसर्ग हो उसमें संधि नहीं हो सकती, या जिस वाक्य में संधि हो उसमें उपसर्ग नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। वाक शब्द संस्कृत में वाणी के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, लेकिन वाक शब्द एक संस्कृत का अव्यय है जो कि वाणी के रूप में तब प्रयुक्त होता है जब उसके अंदर कोई ना कोई प्रत्यय या कोई अन्य शब्द शामिल हो जाए। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उपसर्ग, संधि और उपसर्ग दोनों साथ साथ में चलते हैं। हाँ, किसी शब्द में प्रधानता संधि को मिल जाती है, किसी शब्द में प्रधानता, जैसे वागीश है, वागीश शब्द में संधि की प्रधानता है क्योंकि इसमें मूल उपसर्ग नहीं है। जो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं उनका प्रयोग नहीं हुआ है, अव्यय का उपयोग हुआ है, इसलिए हम लोग उसको कह सकते हो कि
मूल रूप से छोड़ देते हैं, अवधारणा से उतार देते हैं। लेकिन ऐसा कहना कि नहीं इसमें केवल संधि है उपसर्ग नहीं है, तो संधि और उपसर्ग प्रत्यय ये नियम जो है वो आपस में रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। अब जैसे प्रत्यय का एक नियम है, प्रत्यय ये कहता है कि जब मैं किसी शब्द के साथ जुड़ूंगा तो मेरा प्रभाव संधि से अधिक होगा, हाँ या ना। लेकिन बहुत से ऐसे शब्द हैं जहां पर संधि का प्रभाव अधिक हो जाता है। तो ये हिंदी व्याकरण है, इसमें बहुत सारी सी चीजें हैं जो आपस में रिलेट होती रहती है और कोई बात नहीं। अब देखिए उसमें जो दोनों ऑप्शंस गलत हैं, इसीलिए गलत है क्योंकि उसमें एक में क्या किया है इन्होंने, वाक यानी मूल उपसर्ग ना देते हुए एक अव्यय दे दिया है, ठीक है, एक तरह से, और इससे जोड़ दिया है। अब देखिए विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, पर आखिरी प्रश्न है ये, इसको कंप्लीट कर दीजिएगा बस। हाँ ऐसा भी आता है विमलेश जी, बहुत बार ऐसा आता है जिसमें संधि का प्रयोग हुआ है, समास का प्रयोग हुआ है, ऐसा भी आ जाता है कि किस शब्द में केवल संधि का प्रयोग हुआ है, समास का नहीं हुआ। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें दो शब्द ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलो मैंने कहा इधर कमल और इधर ईश। अब देखो दोनों मूल शब्द हैं, ध्यान रखना, ये भी मूल है और ये भी मूल शब्द है, ये कोई प्रत्यय नहीं है, दोनों ही मूल शब्द हैं, तो इनमें संधि हो गई। ठीक है, हो सकता है एक तरफ लिखा होता जैसे ने अन। अब ये क्या है, अब ये शब्द नहीं है, ये क्या है, ये प्रत्यय है, ये प्रत्यय है, और ये क्या है, ये अव्यय है, ये अव्यय पद है। ने कोई शब्द नहीं होता, ने का कोई अर्थ नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ ने अव्यय है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, जितना आप ज्ञान में अंदर जाओगे आपको उतना लगेगा कि अभी तो और जाना है। तो ज्ञान अथाह है किसी भी चीज का, अगर आपका तप अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है, तो आप उसके अंदर विशेष रूप से जा सकते हैं। हाँ मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ चीजें इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हिंदी में, खासकर हिंदी में विचारिक मतभेद रखती हैं, न कि आयोग के द्वारा कुछ मत। तो मेरा ये मतलब कह सकते हो प्रयास रहता है कि आयोग जिस प्रकार से लेवल पूछता है, आयोग जिस चीज को जो प्रश्न के रूप में मानता है उसका आंसर मैं वही पढ़ाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि दिन दिन में वो द्वंद्व समास लगाते हैं, लेकिन मैं दिन दिन में जो है वो प्रतिदिन के रूप में उसमें अव्यय भाव समास का प्रयोग करवाता हूं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा है वो ऐसा करते हैं, लेकिन जब मैंने आयोग के एग्जाम में ये प्रश्न आते देखा और उनके द्वारा उन्होंने उसमें अव्यय भाव समास का आंसर टिक कराते देखा, या उन्होंने अपना जो आंसर की जारी किया उसमें जो उसका आंसर आया वो अव्यय भाव समास आया। अब सोचिए अगर एक टीचर ने आपको पढ़ा दिया, बहुत सारे लोगों को पढ़ा दिया कि दिन दिन में आपको द्वंद्व समास लगाना है, उसको थ्योरी दे दी कि दोनों पद संज्ञा है, इधर भी दिन संज्ञा है उधर भी दिन संज्ञा, लगा दो। आयोग ने क्या कर दिया, अव्यय भाव समास मान लिया। एक प्रश्न के 2 नंबर गए या 2.5 नंबर गए, लगभग ऐसा ही में आया था। अब सोचिए 2.5 नंबर से वो मेरिट से बाहर हो गया, अब वो जीवन में किस पर ब्लेम लगाएगा, उस गुरु पर ब्लेम लगाएगा, उसके यहाँ कहने जाएगा नहीं, अपनी किस्मत को कोसेगा नहीं। तो जीवन में हर चीज, हर समय, हर वस्तु कदम कदम पर आपको फूंक के रखनी है और संभल के चलना है। चलिए आखिरी प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रति उपसर्ग का मतलब होता है हर एक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे प्रत्येक में आप देखो यहां पर संधि हुई है और उपसर्ग भी लगा हुआ है, यहां संधि और उपसर्ग दोनों होते हैं, इसमें ध्यान रखना, इसमें यण स्वर संधि होती है प्रतिधन एक में। प्रयोग में प्र लगा है, हटा दो, प्रसार में प्र लगा है, हटा दो, प्रतिकार में प्रति है, प्रत्यक्ष में प्रति है, यानी 1 4 5, 1 4 5 कहां लिखा है वही आपका आंसर होगा। विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है दोस्तों, बाकी का नहीं है। चलिए विकल्प ऑप्शन बी के साथ आप इसको लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने काफी मेहनत करी, प्रत्यय और उपसर्ग की बारियों को समझा, सीखा। कल हम मिलेंगे प्रत्ययों को, आज हमने उपसर्ग को कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो कि ऐसी ही चीजें आपके जो दिमाग को और विस्तृत करें, आपकी चेतना जागृत करें, आप बहुत अच्छे एग्जाम में अपने अव्वल अंक प्राप्त करें। हिंदी में खासकर 50 प्रश्न आएंगे और हम लोग अगर इसका मॉडल पेपर कराते हैं जिसमें ओवरऑल सभी प्रश्न लेकर आते हैं, और हमने अगर प्रैक्टिस कर ली लगभग 50 या 10 15 20 मॉडल पेपर भी हमने लगा लिए, तो मैं निश्चित कह रहा हूं कि आप राजस्थान में सर्वोच्च स्कोर मारेंगे। 50 में से किसी के 48 आ रहे होंगे, किसी के 49 आ रहे होंगे, किसी के 50 आ रहे होंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। ठीक है, हाँ बस यही है कि
कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, थोड़ा समय देना पड़ेगा। जब चीजें सामने आती हैं, जब हमें एहसास होता है कि हाँ हमने क्या खोया और क्या पाया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी साथियों का। और 11 बजे क्लास मेरी शेड्यूल हुई है, अब देखते हैं अगली क्लास का शेड्यूल क्या देते हैं। अभी तो मतलब ऐसे कहते हैं ना, जैसे बॉल की तरह जंप खा रही है क्लास, कभी शाम को हो रही है, कभी दिन में हो रही है। एक फिक्स है शेड्यूल में 11 बजे, देखते हैं अगर आ जाएगी तो हम डेली 11 बजे, अच्छा समय है, नेट का भी इशू नहीं आएगा, आराम से हो जाएगी। एक अच्छा समय है 11 बजे का, आप इस बजे आ जाए करिएगा सब लोग और एक क्लास को लिया करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। होगा मॉक टेस्ट, हाँ बिल्कुल होगा कल, देखते हैं कल की क्लास का टाइम क्या होता है। अगर 11 बजे होगा तो मैं 11 बजे उपस्थित हो जाऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।